कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह आपका अंतिम क्लास होने वाला। और आप अंतिम क्लास पर हो, इसका तात्पर्य समझ रहे हो आप? अब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सा भी सवाल दिया जाएगा ना, वो आपसे बनेगा, सिर्फ आज के सेशन में जो सवाल मैं बताऊंगा उसको छोड़ करके। क्योंकि आज बेहतर बेहतर सवाल देखने वाले, रेशो पर आधारित जितना सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता उसको समझने वाले हैं, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे जो आप जानते हो, लेकिन उसको बनाने से पहले थोड़ा आपको अपने तरफ से और ज़्यादा परिश्रम करना होगा, तभी आप इसको खुद से बना सकते हो। वरना उम्मीद करेंगे जब तक आप नहीं समझोगे तब तक समस्याएं आपको आती रहेंगी। और आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम पूर्णतः आप पर विश्वास करने लगेंगे कि आपके एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आप उसको बना पाओगे। बशर्ते आपको मैंने जो कहा है 7 क्वेश्चन आपको हर दिन बनाना है, और किस प्रकार बनाना है मैंने वो समझाया हुआ है, बस उसको आप रूल को फॉलो करते रहना है। बिल्कुल सही। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के इस सवाल को सीखने से पहले अभी हम और सवाल सीखने वाले हैं, सिर्फ यही 3 सवाल नहीं है। और सवाल सीखने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन करना चाहेंगे। ओके, हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग इंग्लिश में रिवीजन किए लेते हैं, इससे पहले अंग्रेजी में जो है हम लोग क्या सीख रहे थे भैया? आप हमको सिखाए थे पास्ट टेंस, हाँ जी, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हम इस तीनों का आपको 4 टाइप बताए थे, हाँ जी, जिसमें से हम लोग पहला टाइप इंडेफिनिट, हाँ जी याद पारो, इंडेफिनिट टेंस, इसको अच्छे तरीके से सीखे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भैया याद तो आ रहा है, कुछ कुछ याद आएगा ही आएगा। अगेन इस पर आधारित ढेर सारे ट्रांसलेशन हम लोग बनाए थे, और उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से हर एक ट्रांसलेशन को सीखे होंगे। आज हम सब में तीनों को एक साथ बनाने वाले और कंपेयर करने वाले, किस में कौन सा रूल लगने वाला है उसको आप ध्यान में रखोगे। जैसे हम कुछ यहाँ पर ट्रांसलेशन ले रहे हैं, आपको ये समझना होगा कौन पास्ट का है, कौन प्रेजेंट का है, कौन फ्यूचर का है। हम उम्मीद करते हैं आप ट्रांसलेशन को देख करके ही ये समझ जाओगे, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, ये आप फ्यूचर का है, ये आप समझ सकते हो। और जानते हो टेंस बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टेंस समझना, वो किस टेंस का है। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ गया, ठीक है, अब सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन बनाना है, आपको वो पता ही नहीं है वो सेंटेंस जो है किस टेंस का है, तो कैसे बनाओगे? जब भी सेंटेंस आपके सामने आए ना, पहले ये जानने का प्रयास करो, हाँ जी वो सेंटेंस जो है किस टेंस का है, वो जान जाओगे ना, आपके लिए सारा काम आसान हो जाने वाला। देखो कैसे, आपके सामने हम कुछ सेंटेंस लेने वाले हैं, आपको ध्यान से समझना है। मैं राम को पढ़ाता, मैं राम को पढ़ाता। अब खुद मन में विचार करोगे, अगर इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? विचार करो तो। अगर इसको हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? खुद से विचार करने का प्रयास करो। यहाँ पर ताहू लगा है, हम यहाँ पर ता था लगा देंगे। मैं राम को पढ़ाता था, बहुत अच्छे, मैं राम को पढ़ाता था। अगेन इसको अगर हमको फ्यूचर में लिखना होगा तो हम लोग क्या ही लिखेंगे? मैं राम को पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे, मैं राम को पढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज सीख रहे होगे, समझ रहे होगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग बात करते हैं ना, इसमें एक चीज और सीखना होता है, इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते थे। वो क्या? मैंने राम को पढ़ाया। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता, मैंने राम को पढ़ाया। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही बनेगा, बस हिंदी डिफरेंट है, बस इसको समझना होगा आपको, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर ता था लगा हुआ है, फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर पढ़ाया, गाया, लिखा, दौड़ा, नाची, इस प्रकार का लास्ट में रहेगा, तब भी आपको ये समझना होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका आप सेंटेंस बनाओगे तो तीनों का जल्दी से बनाओगे, तीनों लगभग सेम है, बस डिफरेंट है, टेंस का डिफरेंट है, तीनों में टेंस का डिफरेंट है। ओके, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ बनाओगे, आप बोलोगे भैया मैं पढ़ाता हूं, क्या हो जाएगा? एक बात ध्यान में रखना, प्रेजेंट की बात करेंगे ना, हमेशा ध्यान में रखना है वो क्या? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही, सी और नाम, ये रहेगा तो हमको एस या ईएस लगाना है, ठीक है। और नहीं रहेगा तो हम नहीं, इसके लिए हम एक वर्ड डू सीखे हुए हैं, डू के साथ नॉट का प्रयोग करते, इससे पहले हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल सा क्या हो जाएगा? पढ़ाना का टीच होता है, आई क्या इसमें शामिल है? नाही भैया, इसमें आई शामिल नहीं है, तो यहाँ सिंपल सा आई टीच हो गया, आई टीच राम।
उम्मीद करते हैं इसका आप खुद से बनाओगे, जल्दी इसका बनाओगे, हम रुक रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। यहाँ देखोगे, मैं राम को पढ़ाता था। हम जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमको इससे मतलब नहीं होता कि ही है, सी है, नाम है। ये आपके लिए और आसान हो जाता है, चाहे कुछ भी रहे, हमको जो है V2 का प्रयोग करना है। ठीक है, बस सिंपल सेंटेंस में V2 का प्रयोग करना होता है अफर्मेटिव में। यहाँ पर मैं के लिए आई कर दिए, हाँ भैया। अब टीच का V2 क्या होता है, इसे यहाँ टीच लगा हुआ है ना, टीच का V2 क्या हो जाएगा, टाउट हो जाएगा। आई टाउट राम हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना होता है। अगेन मैं राम को पढ़ाऊंगा, इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है, आई और वी रहेगा, आई और वी रहेगा, इसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान में रखना, आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर आई है, आई के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करने वाला, आई सेल। ठीक है, यहाँ पढ़ाना ना, V1 क्या होगा बोलिएगा, टीच हो जाएगा ना, आई सेल टीच। बस आपको समझना होगा। अब इसका बाकी 3 फॉर्म और बनाना है। अगर नहीं का रहेगा, मैं राम को नहीं पढ़ाता हूं, क्या बनाओगे आप, क्या मैं राम को पढ़ाता हूं, क्या बनाओगे आप, क्या मैं राम को नहीं पढ़ाता हूं, आप इसका क्या ही सेंटेंस बनाओगे, इसका इंग्लिश में क्या ही सेंटेंस बनाओगे, वो आपको बताना है। सेम वही चीज आपको यहाँ पर अगर रहेगा, मैं राम को नहीं पढ़ाता था या फिर मैंने राम को नहीं पढ़ाया, इसका आप सेंटेंस क्या ही बनाओगे। अगर क्या रहेगा तो क्या बनाओगे, क्या नहीं रहेगा तो क्या बनाओगे। जल्दी से आप खुद में विचार करोगे और बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते आप बना लोगे। वीडियो रोको और जल्दी बनाओ। ठीक है, हम 3 तक काउंट कर चुके हैं। ठीक है, आपसे इतना विश्वास हम कर ही सकते हैं अपने ऊपर कि हाँ आप बना लिए होगे। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दोगे, नहीं लगा हुआ है तो हम यूं ही बीच में नॉट तो लगा नहीं सकते। ऐसा नहीं ना, आई टीच है ना, आई टीच राम, अब भैया नहीं लगाए हैं तो बीच में हम नॉट लगा देंगे, यूं ही ऐसे नॉट लगा देंगे, नहीं कर सकते। नॉट से पहले हमको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पर मेरा प्रोनाउन है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है हम डू का, ये डू मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई वर्ब है ना, हम डू का प्रयोग करते हैं। भैया यहाँ पर डू लगा दिए। क्या आई जो है इसमें से कोई एक टर्म है, ना ही है तो डू आपका डू ही रहेगा। अगर इसमें से कोई एक टर्म होता तो डू में हम लोग ऐसी है यस लगाते, अर्थात यस लगाते डज हो जाता। ये इसको समझना है आपको, अर्थात आई डू नॉट टीच राम। अगेन क्या रहेगा तो नॉट तो नहीं लगाना है, बस डू को आपको आगे कर देना है, डू आई टीच राम। ठीक है, मेरे ख्याल से आप हर एक चीज समझ रहे होगे। अब क्या नहीं लगा होगा तो आप इसमें से डू को आगे कर दो, डू आई नॉट टीच राम। ठीक है, डू आई नॉट टीच राम। बहुत ही आसान लगा होगा, कहीं कोई समस्या इसमें तो नहीं होने वाला आपको। अगेन यहाँ देखो, इसको बनाओगे, इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है ना, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा वो समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ समझो, अब हमको नहीं लगाना है, मैं राम को नहीं पढ़ाता था, तो आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। हाँ भैया, हमको नॉट का प्रयोग करना होगा। हम क्या ही करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक सेंटेंस बना हुआ, आई टाउट राम। हम आई टाउट राम लिख लिए, हमको नॉट लगाना है तो सिंपल सा नॉट तो लिख लिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया नॉट हम आई के साथ नहीं लगा सकते, हमको यहाँ पर डू लगाना होगा, लेकिन वहीं पर आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 वर्ब आ गया, डू भी आ गया और टीच भी आ गया। हमेशा पहले वाले वर्ब के साथ उसका रूप चेंज करते। यहाँ पर टीच का टाउट बन गया, नहीं, अब यहाँ पर V2 नहीं लगाना है, आपको इसका V2 लगाना होगा। अब ये डू जो है आपका V2 डिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सिंपल सा टीच ही रहेगा, बस ये चेंज आता है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको सीखने का प्रयास करना है। आई डिड नॉट टीच राम। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। अगर क्या लगा हुआ है भैया क्या ही करेंगे, सिंपल सा इस डीड को आगे कर लेने का। यहाँ पर डीड हो गया, डीड आई, नॉट तो है नहीं, सिर्फ क्या लगा हुआ है तो सिर्फ हम लोग नॉट को नहीं लिखेंगे, डीड आई टीच राम। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। भैया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, हम सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, बस यही उम्मीद करेंगे। यहाँ पर क्या नहीं लगा हुआ है, अर्थात क्या मैंने राम को नहीं पढ़ाया, तो आप क्या ही बनाओगे, हम सिंपल सा इस डीड को आगे कर लेंगे। बहुत अच्छे, यहाँ पर डीड हो गया, आई हो गया, नॉट हो गया, टीच हो गया और राम हो गया, और क्वेश्चन मार्क का सिंबल आपको लगाना है। मेरे ख्याल से चारों प्रकार के सेंटेंस में इसका 4 रूप हम लोग लिखे हैं, उसमें तो कहीं समस्या आपको नहीं आ रहा होगा। अभी मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, घबराना नहीं। हमको इसमें अब नोट का नहीं लगाना है। नोट कहाँ लगाओगे, क्या इसमें भी आपको डू का प्रयोग करना है? अरे नहीं, यहाँ पर सेल आ गया है ना, सिंपल सा सेल के साथ नोट लगा दो और क्या ही करना है, अर्थात आई सेल नॉट टीच, आई सेल नॉट टीच। ये आपके लिए आसान हो जाने वाला, बिकॉज
यहाँ पर उतना आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज अगर यहाँ सेल नहीं होता तब आई और नॉट सिर्फ रहता, तब वहाँ पर हम सोचते डू लगाना है, लेकिन यहाँ सेल है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में ही आता है। बस इतना समझ के चलो भैया, ठीक है। वो बात की बात है, मोडाल से ये है वो अभी रहने दो, आप बस इतना समझो ये आपका हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में आ रहा है, बस अभी ज्यादा उस पर विचार नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सेल था, आराम से सेल के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग कर लिए। अगेन क्या रहेगा, तब क्या करना है, सिंपल सा इस सेल को बाहर कर लेना है, क्या के साथ नहीं लगा हुआ है, अर्थात आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। भैया ये तो आसान है, ठीक है। यहाँ पर सेल कर दिए, सेल आई टीच, ठीक है, बहुत आसान था। यहाँ राम भी है ना, आई सेल टीच राम, तो यहाँ राम लगाना है आपको। यहाँ पर आई सेल नॉट टीच राम, राम लगाना है। राम हम लोग छोड़ दिए थे क्या, बिल्कुल, सेल आई टीच राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ राम आपको लास्ट में लगा देना है। अगेन यहाँ पर क्या और नहीं दोनों रहेगा, तब किस प्रकार करेंगे हम लोग, क्या मैं राम को नहीं पढ़ाऊंगा, तो आराम से हम लोग यहाँ पर सेल को आगे करेंगे, सेल आई नॉट टीच राम, ठीक है, मेरे साथ बनाओगे, सेल आई नॉट टीच राम। मैं आपको मात्र 3 ट्रांसलेशन दे रहा हूं, उसका आपको, जैसे यहाँ पर मैं राम को पढ़ाता हूं, इसका हम लोग 4 सेंटेंस बनाए, फिर हम लोग लिखे मैं राम को, अच्छा रुको, हम लोग जो सेंटेंस हम आपको देने वाले ना, उसका बस आपको ये 4 फॉर्म लिखना है, हम खुद चेंज कर देंगे। लिखो, पहला सेंटेंस लिखोगे, तुम राम को जानते हो, आसान सा दिया, इसका आपको 4 फॉर्म बनाना है। तुम राम को नहीं जानते हो, क्या तुम राम को जानते हो, क्या तुम राम को नहीं जानते हो, आराम से बनाओगे। आगे लिखोगे, राधा एक पत्र नहीं लिखेगी, नहीं दे दिए पहले ही आपको, अच्छा लिखो, राधा एक पत्र लिखेगी, इसका आप 4 फॉर्म खुद कन्वर्ट कर लोगे। राधा एक पत्र नहीं लिखेगी, क्या राधा एक पत्र लिखेगी, क्या राधा एक पत्र नहीं लिखेगी, ओके। तीसरा ट्रांसलेशन आप लिखोगे, आप लिख लो, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। ये कुछ टफ हो गया क्या आपके, नहीं आप बना सकते हो, आपके लिए ये टफ नहीं है। उसने मुझे एक कलम दिया, इसका आप 4 फॉर्म बनाओगे, ठीक है, बना लोगे। उसने मुझे एक कलम नहीं दिया, क्या उसने मुझे एक कलम दिया, क्या उसने मुझे एक कलम नहीं दिया, आराम से बनाओगे। अभी हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट सेंटेंस, इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सीख चुके अच्छे तरीके से। हम सोच रहे हैं मैथ का लेक्चर ये खत्म होने के बाद हम लोग इम्परफेक्ट टेंस का पूरा सीख लें, ओके। इम्परफेक्ट टेंस का इसके बाद पूरा का पूरा सीख लेने वाले, और एक साथ ही परफेक्ट टेंस का भी हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर इसको लास्ट में उसको भी हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। कम से कम ट्रांसलेशन का पूरा 2 लेक्चर में खत्म कर देने का मेरा इच्छा कर रहा, हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, अब हम लोग सीधा एपी की दुनिया में चलते हैं। मैंने आपको मात्र 3 ट्रांसलेशन ही दिया हुआ है, उसको आप बनाओगे और सीखने का प्रयास करोगे। जहां पर गलती होगा, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है आपको, बस, ठीक है, मैं हूं, दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। गलती होगा, मैं हूं, मुझसे पूछ सकते हो आप अच्छे तरीके से। अगेन यहाँ पर आज तो बेहतर एपी पे सवाल है, आप सवाल को देखोगे ना सवाल देख करके आपको मजा आ जाने वाला, भैया क्या ही सवाल है, ठीक है, सवाल ही अच्छा है। ला 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 ला। अब देखो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपका पहला धर्म है, हाँ जी, पहला धर्म क्या है, पहला कर्तव्य क्या है। आपके सामने जो भी प्रश्न आएगा पहले आप उसको खुद से लिखोगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप पहले इस प्रश्न को लिखो और समझने का प्रयास करो हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही कहा गया है। उम्मीद करते हैं आप प्रयास कर लिए होंगे और ये अंतिम क्लास पहुंचे हो। अगर यहाँ तक आने पर कम से कम प्रश्न को पढ़ के ये समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही कहा गया है, तो समस्याएं गंभीर हैं, ये समझ के चलना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान देना है आपको, हमारे प्रश्न में क्या क्या कहा गया है। ये 2017 में पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो हमारे से प्रश्न में जो यहाँ बोला गया, रेशो के बारे में बोला गया। अच्छा, रेशो मतलब ये होता है, हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर रेशो, इसको कहेंगे ना, ये रेशो है, किसका किसका रेशो ले लेना है हम लोग को। यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट एम, मतलब द सम ऑफ फर्स्ट एम, इसका रेशो लेना है, ठीक है। इधर लिखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, ठीक है। और किसका रेशो लेना है, और द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशो लेना है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशो लेना है, ठीक है। रेशो हम लोग रेशो ले लेंगे। और ये आपको बोल दिया गया है, कोई भी एक एपी है ना, उस एपी में स्टार्टिंग का एम टर्म्स का सम और स्टार्टिंग के एन टर्म्स का जो सम होगा उसका रेशो हमको पता है कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर उसका सम हमको पता है, ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है।
अगर इतना समझ पा रहे हो प्रश्न को देख करके तो समझ लो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ रेशो कहा गया था, हम रेशो लिख लिए। फिर बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, तो यहाँ पर द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स यहाँ लिख लिए। फिर उसका रेशो बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के साथ, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के साथ बोला जा रहा। ये रेशो दिया हुआ है m स्क्वायर और n स्क्वायर दिया हुआ है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, स्टार्टिंग का m टर्म्स का सम कर रहे हैं, उसको हम लोग कह देंगे sm के रूप में डिनोट करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग से n टर्म्स का सम बोला जा रहा है, जिसको हम लोग sn के रूप में डिनोट करेंगे। ये आपका यहाँ स्पष्ट तौर पर m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि रेशो को हम लोग जो है ना बटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। आराम से इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे और बनाएंगे, क्या ही समस्या है, ये बन जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट करके यहाँ से a और d का रिलेशन निकाल लोगे आप, आराम से रिलेशन निकालोगे। और आपको प्रूफ क्या करना है, सिंपल सा आपको शो डेट आपको दिखाना है कि द रेशो ऑफ इट्स, यहाँ पर भी रेशो की बात की जा रही है। किसका रेशो, द रेशो ऑफ इट्स nth एंड nth टर्म, यहाँ पर सम की बात नहीं की जा रही है, तो कृपया सतर्क हो जाइए। यहाँ पर सम की बात की जा रही थी, लेकिन जो हमको दिखाना है, जो हमको इस प्रश्न को प्रूफ करना है, उसमें सम की बात नहीं की जा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ mth टर्म और nth टर्म की बात की जा रही है। उस टर्म को हम लोग a से डिनोट करते हैं, am an से डिनोट करते हैं। अर्थात है हमको am और an का रेशो दिखाना है। कितना दिखाना है, am और an का रेशो दिखाना है। कितना ही दिखाना है, सिंपल सा हमको दिखाना होगा 2m-1 और रेशो 2n-1, ये हमको दिखाना है। रेशो को हम लोग बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम तो स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लेते बटे के फॉर्म में, बस थोड़ा सा सोचे तनिक आपको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझाया जाए, आप इसको खुद बना सको, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना है। कैसे करना है, सिंपल सा आपको LHS लेना है। ठीक है, am को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी। अगर an को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर प्रूफ में m और n दिया हुआ है, a नहीं है और d नहीं है। कुछ ऐसा करना है, इस इक्वेशन से आपको कुछ ऐसा वैल्यू निकलने वाला जिसका वैल्यू इसमें a और d के जगह पुट करेंगे ना, a और d खत्म हो जाएगा, सिर्फ वहां पर m और n का वैल्यू बचेगा। ठीक है, मेरी एक सलाह मानो, सिंपल सा आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो, इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से एकदम बहुत प्यारा सा रिलेशन निकलेगा a और d का, उसको यहाँ पर अप्लाई करोगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आराम से वीडियो रोको। ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं, इतना देर काफी है आपको वीडियो रोकने के लिए। ठीक है, आराम से वीडियो रोको और पहले बनाने का प्रयास करोगे, यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ए और डी का क्या ही वैल्यू होता है वो वैल्यू निकालने का प्रयास। ये आपका लास्ट क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेहनत आपको ही करना होगा, यहाँ पर जल्दी से आप करोगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा समझना है। और सुन लो, हम अब वो ऐसा नहीं करने वाले कि हाँ अच्छे तरीके से सॉल्व करें, बिल्कुल नहीं। आप उस काबिल आप बन चुके हो कि आप सॉल्व खुद से कर सकते हो, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम आपसे ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या ही कहते, एक प्यारा सा वर्ड था, उम्मीद। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि आप इसको खुद से बनाओगे। देखो यहाँ पर अगेन स्टार्टिंग में यहाँ पर हमको ये सब दिया हुआ है, हमको पता चल गया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं बोला गया फर्स्ट टर्म आपको ए लेना है, अगेन आपको कॉमन डिफरेंस डी लेना है, तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए and common difference B D in an AP। किसी AP में जो है फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे प्रश्न के अनुसार हमको ये दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। क्या ही रेशो दिया हुआ है, हमको सम दिया हुआ है, स्टार्टिंग के m टर्म्स का सम दिया हुआ है, sm दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, दोनों का रेशो दिया हुआ है। कितना रेशो दिया हुआ है, m स्क्वायर बटे n स्क्वायर, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये रेशो दिया हुआ है। हमको ये टर्म दिया हुआ है, हाँ ये टर्म दिया हुआ है। सिंपल से यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करने वाले, इसका फॉर्मूला पुट करने वाले और देखने वाले क्या सही में यहाँ पर कुछ रिलेशन आ रहा है ए और डी का, तुरंत देख लेते हैं हम लोग। हाँ भैया, लगता है ये आसान होने वाला। देखते हैं, क्वेश्चन इसी तरह का बहुत सारा बचा हुआ है। हम तो सोच रहे हैं आज इस लेक्चर में किसी भी तरह सारे सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ SM का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। अगर आप फॉर्मूले को देख करके ये पुट नहीं कर पा रहे हो
तब समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर है, याद रखना। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कम से कम फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। यहाँ पर m² हो गया, ठीक है। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अगेन यहाँ देखते बटे 2 से बटे 2 कैंसिल आउट हो गया, और m और n की बात कर रहे हैं, m से यहाँ पर ये कैंसिल। ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलो, हम बराबर की उस तरफ भेजेंगे तब कटाएंगे। अच्छा लो अभी नहीं कटाएंगे, समझो यहाँ पर समझने का प्रयास करो। यहाँ m/2 था, यहाँ n/2 था, यहाँ पर ऊपर में m से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर m² से मल्टीप्लाई है। अच्छा भैया ये तो समझ में आ रहा, ये m और यहाँ पर m गुना m है, इसमें से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम जानते हो अगर हम आपकी जगह होते तो कैसे कटाते। इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाता। लेकिन हमको लगता है आपको समझ में नहीं आएगा इस प्रकार से, इसलिए थोड़ा हम लोग लेंदी जाने वाले, थोड़ा लेंदी जाने वाले, वरना मेरा काम यहीं पर हो गया है, ठीक है। हम एक लाइन आपके लिए लिखेंगे, परेशान मत होना। हमें ऐसा लग रहा है आपको समझ में यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं आने वाला भैया, लेकिन अब हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप किए थे। कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर m² पहले से है, ठीक है। यहाँ पर n² पहले से है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ हुआ तो n/2 यहाँ आ गया। अगेन इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ हुआ तो यहाँ पर m/2 आ गया। भैया ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करके और बताते इसके आगे लाइन नहीं जाएंगे, आराम से इस भाग को आप गुना के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे गुना के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2/m मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस n से रुको, अभी आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, एक लाइन और लिखेंगे, ठीक, एक लाइन और लिखेंगे हम लोग। आप भी क्या याद रखोगे, जो का हम 2 लाइन, एक लाइन यहीं पर कर सकते थे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 लाइन लिख रहे हैं। देखो कैसे करना है, 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो है इस भाग को गुना के रूप में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। यहाँ n/2 पहले से था, ये भाग मेरा गुना के रूप में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, हमको पता है, ये ऊपर चल जाएगा, अर्थात ये 2/m में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा। हाँ भैया ये तो हमको पता ही था। अब यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल आउट, m से यहाँ पर इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, n से ये कैंसिल आउट, m/n मेरा यहीं पर हो रहा था, ठीक है। इस प्रकार से कैंसिल आउट होगा हम, लेकिन वहीं पर कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज हमारे पास जगह की कुछ समस्याएं हैं। आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कैसे क्या सॉल्व होता है, बस सॉल्यूशन ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या ही करेंगे, देखो यहाँ पर इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, m से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ n से ये कैंसिल आउट। स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार मल्टीप्लाई है m का, ठीक है। यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है n का। एक m से एक m कैंसिल आउट, एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया। समझो, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अगेन इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, n का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला। ओके, अगेन इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ तक तो कर लिए, अब क्या करें, जल्दी बताइए, हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। पहले यहाँ तक पहुंचोगे, खुद से बना के यहाँ तक पहले पहुंचोगे और इसका मल्टीप्लाई खुद से करोगे। जल्दी करो, यहाँ तक पहुंचो, यहाँ तक पहुंच जाओ, मेरा सॉल्व हो गया। और रुके, बहुत ज़्यादा रुक गए, यहाँ तक जल्दी पहुँचो, आप पहुँच गए होगे और कम से कम इसको सॉल्व जरूर कर लिए होगे। n का मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म के साथ, m का मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म के साथ। देखो कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाना है आपको, ठीक है भैया पहुँच गए। अगेन देखो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करेंगे 2an हो गया, यहाँ पर भी n का मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू m-1 इंटू डी हो गया, इक्वल टू m का मल्टीप्लाई करेंगे 2am प्लस m का मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू n-1 इंटू डी। ऐसा हम लोग ढेर सारा सॉल्यूशन किए हुए हैं। इस सब को बराबर किस तरफ लाएंगे और हम लोग 2a को कॉमन लेंगे, फिर d को कॉमन लेंगे, अंदर में किस प्रकार कैलकुलेशन होने वाला वो आपको पता है। ऐसा ढेर सारा कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं, आपसे उम्मीद कर ही रहे हैं, इस प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं, आप खुद करोगे। इस सब को बराबर किस तरफ लाओगे, यहाँ पर 2a कॉमन लोगे, यहाँ पर d कॉमन लोगे, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारा स्टेप होने वाला है, उसको ढेर सारा मतलब 1-2 स्टेप होने वाला है, इसको हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। भैया क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं, कम से कम वो प्रयास आप खुद करोगे। देखो यहाँ पर आपका कुछ इतना रिजल्ट आया होगा, बराबर किस तरफ लाएंगे और 2a कॉमन लेंगे, मेरा यहाँ n बचेगा, यहाँ पर -m हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। अगेन इसमें d कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका ये टर्म बचने वाला और यहाँ पर ये टर्म आपका माइनस के फॉर्म में बचेगा।
अच्छा भैया ये बात था, हाँ जी। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए हो, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए होगे। और हम लोग यहाँ इतने 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 कम इतने जल्दी यहाँ तक पहुंच गए, हम विश्वास नहीं किए थे। हाँ जी, इतने जल्दी हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या ही करना है, इसको हम चाहते हैं कहीं पर लिख ले, बिकॉज आपको ये निकालना है। आपको क्या ही निकालना है, am बटे an निकालना है। याद रखना, ये आपको वैल्यू निकालना है, हम बगल में लिख लिए, ठीक है। कितना निकालना है वो भी लिख दें। आपको निकालना होगा 2m-1 बटे 2n-1, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर mn होने वाला और -n, mn ये कट जाएगा, बचेगा आपका n-m, माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा सॉल्व किए ही लेते हैं। आप भी क्या रखोगे भैया, इतना भी शॉर्टकट नहीं भागना होता है ना। अच्छा जी, ये बात है, इतना शॉर्टकट नहीं भागना होता। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या ही करते हैं, यहाँ पर d, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया nm हो गया, -n, यहाँ -nm हुआ। लो nm करे तो nm ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अगेन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस m हो गया, ठीक। इससे ये कैंसिल आउट। यहाँ पर n प्लस में है, यहाँ पर n माइनस में है, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। भैया माइनस कॉमन लीजिएगा, हाँ जी, हम लोग माइनस कॉमन लेने वाले हैं। यहाँ पर 2an-m हुआ, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो -d/n-m हो गया। जैसे ही माइनस कॉमन लिए, ये आपका n जो माइनस में था वो आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो m प्लस में था वो m मेरा प्लस में, मतलब जो m प्लस में था वो मेरा m माइनस में कन्वर्ट हो गया। कैसे? सिर्फ माइनस चिन्ह लेने से। जल्दी यहाँ तक पहुंचो भैया, हम छाप थोड़ी रहे हैं जो बोल रहे हैं यहाँ तक पहुंचो, हम अपने मन से बना रहे हैं। अरे हमें पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपने मन से ही बना रहे हो, लेकिन ये पहले यहाँ तक खुद से बनाओगे। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक जल्दी पहुँचो। इसके बाद क्या करना है वो समझने का प्रयास करो। इसके बाद सिंपल सा हम लोग जो है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, n-m कॉमन दिख रहा है, दोनों से n-m कॉमन लेंगे और बराबर की उस तरफ भेजेंगे, 0 के साथ वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2a - d = 0। वहाँ से d का वैल्यू 2a निकल गया। सॉल्यूशन मेरा हो गया, d का वैल्यू मेरा 2a निकल गया। कैसे निकला समझ में आया? फिर से मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। दोनों से n-m को कॉमन लेंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल लिए। यहाँ आपका ब्रैकेट के अंदर 2a बचा, फिर माइनस, फिर यहाँ d बचा। अगर सुन करके नहीं बना रहे हो तो ये लेक्चर आपके लायक नहीं है, इतना पढ़ाया मेरा बेकार हो जाएगा। कम से कम सुन करके भी आप बनाने का प्रयास करो। हम चाहते तो बनाने क्या था, तुरंत बना देते, लेकिन हमको आपको सिखाना है, छपवाना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। कैलकुलेशन यही रहेगा, कुछ डिफरेंट कर देगा। वहाँ कैसे बनाओगे आप? जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन। बट बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले आपको खुद बनाने सीखना होगा। यहाँ पर सिंपल सा दोनों से n-m को कॉमन लिए, यहाँ पर आपका 2a बचा, फिर माइनस यहाँ पर d बचा। जो n-m था वो बराबर किस तरफ आएगा, 0 के साथ भाग हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 ही होता है, बराबर की उस तरफ मेरा 0 हो गया। अब बचा सिर्फ 2a - d = 0 बचा। अब वहां से d बराबर की उस तरफ भेजो, d = मेरा 2a हो गया। उम्मीद करते यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा am बटे an का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। कहाँ पर करना नहीं है, मैं आपको पहले हिंट्स देने वाला कैसे करना है। यहाँ तक पहले पहुंच जाओ, हम ऊपर से 2 लाइन मिटाते हैं, ठीक। देखो समझो, ठीक है, समझो अच्छी तरीके से। नाउ हमको निकालना क्या है, इसका रेशो निकालना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशो निकालना है, अर्थात am बटे an का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे और इतना आना चाहिए। डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिखेंगे ना, हमको दिखाना होगा ना। तो हम am बटे an का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होगा, a + m - 1 × d, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अब यहाँ पर हम d = 2a हम लोग का निकला हुआ है, तो d का वैल्यू हम लोग 2a पुट करेंगे, a को कॉमन लेंगे, a कैंसिल आउट होगा और हम लोग का इतना निकल जाने वाला। जल्दी से सॉल्व करो, रुक रहे हैं आपके लिए। जल्दी सॉल्व करोगे, मैंने जो कहा उसको समझने का प्रयास करो। गलती होगा, गलती के लिए घबराना नहीं है ना आपको, मैंने सिखाया हुआ है ना, फिर क्यों इतना परेशानी हो रहा है आपको। मेहनत करो, गलती होगा देखा जाएगा। यहाँ पर d का वैल्यू 2a पुट करो, यहाँ पर भी d का वैल्यू 2a पुट करो, a को कॉमन लो, ए कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा उसको सॉल्व करोगे, इतना आपका रिजल्ट आ जाने वाला। जल्दी से इतना दूर आप करोगे, हो गया होगा। देखो यहाँ पर किस प्रकार क्या रिजल्ट निकला आपका। यहाँ पर डी की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं 2a पुट कर रहे हैं, डी का वैल्यू 2a निकला है। यहाँ पर भी डी की जगह हम लोग 2a पुट करेंगे, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ऊपर से एक कॉमन लिए, यहाँ मेरा 1 प्लस, यहाँ 1 बचा, प्लस के बाद यहाँ मेरा जो है 2 × m - 1 बचा, ठीक है। नीचे में क्या बचा वो देखते हैं। यहाँ से एक कॉमन लिए, नीचे में 1 बचा, प्लस यहाँ पर 2 बचा हुआ है और n - 1 बचा हुआ है, और कछु ना बचा हुआ, a से a कैंसिल आउट। अब अंदर सॉल्व कर लेते। 2 से मल्टीप्लाई 2m - 2, नीचे में 1 + 2 से मल्टीप्लाई 2n - 2 हो गया।
अब सिंपल सा 1 - 2 - 1 होता अर्थात 2m - 1 हुआ, यहाँ पर 1 - 2 - 1 होता अर्थात यहाँ पर 2n - 1 हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का निकल चुका है, अर्थात हम लोग निकाल चुके हैं इसका रेशो इसके बराबर होता जो हमको दिखाना था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन अच्छे तरीके से ला 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 क्या लिख सकते हैं, हेंस am बटे an इक्वल टू 2m - 1 बटे 2n - 1 प्रूफ, या हाँ प्रूफ लिखो यार, यही लिखो प्रूफ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक, और जो हम कैलकुलेशन खुद से करने कहते कम से कम प्रयास किया करो, गलती होगा देखा जाएगा ना। प्रयास आपसे, प्रयास कोई छीन नहीं सकता, आप प्रयास कर सकते हो जितना प्रयास करना है। नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें भी पहले आपको खुद से प्रयास करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब यहाँ का इस क्लास के बाद आप एपी नहीं पढ़ने वाले हो तो देख लो एपी में सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। भैया कैसे बनेगा, आप पहले बोल दिए हैं कि सवाल बहुत बेहतर है, नहीं बनेगा। अरे हमको पता है जितना बनने वाला है वो सब तो बन जाएगा। जो बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में एपी से, वो क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब एपी पर आपका पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा उतना हम जरूर करेंगे। समय का अभाव है, इसको भी हमको ध्यान में लेके चलना होगा। ठीक है, सिर्फ एपी पे हम लोग 16 लेक्चर कर रहे हैं, तो बस हम देख रहे हैं। अब हम लोग जब स्पीड गाड़ी पकड़ेंगे ना एक चैप्टर जो है 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ाने के लिए छूट ही जाएगा। तो हम बस आपके नेचर को देख रहे हैं, आप किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हो। अगर स्पीड नहीं रहा पढ़ाई में तो हम अपने स्पीड को बढ़ा देंगे, और कहना नहीं चाहिए, काफ़ी कुछ छूट भी जाएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, और वो संभव तभी है, मैं वो सब तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप पढ़ोगे। पढ़ना आपको है और आप पढ़ोगे तभी हम पढ़ाएंगे ना, बात को समझना। अगर नहीं पढ़ रहे हो, मेरा सारा हमको तो आश्चर्य इस बात का लगता, हम एपी, ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला एपी का, अभी तक आप एपी स्टार्ट भी नहीं किए हो तो थोड़ा दुख होता, ये क्या कर रहा हूँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं गोबर में घी क्यों डाल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं अपने कर्तव्य को कंटिन्यू चला रहा हूँ। मैं देखना चाहता कि आप पढ़ाई किस प्रकार करते हो, किस प्रकार आप मैनेज करते हो। ठीक है, अगेन जैसा मेहनत आप करोगे रिजल्ट आपको वैसा ही मिलने वाला, ये समझ के चलना। मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर अपना संपूर्ण ध्यान दोगे। भैया मेरा संपूर्ण ध्यान सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर ही है। यहाँ देखो, आप यहाँ पर क्या कहा गया पहले वो समझ लोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला। यहाँ पर बोला गया इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का पीवा टर्म कितना है 1/q है। स्पष्ट तौर पर यहाँ उस टर्म की बात की जा रही है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सम नहीं बोला गया है। पहली बात इसको मन में रखना है, बहुत के स्टूडेंट के अंदर ये होता बिना पढ़े, हाँ SM SP SQ चल रही है, वहां पर सीधा SP ही बनना है उनको, वो काम आपको नहीं करना है। हाँ जी, यहाँ पर सम बोला जाएगा तब SP SQ जो करना होगा वो करना। यहाँ पर वो टर्म बोला गया है, अर्थात यहाँ पर AP का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, AQ नहीं 1/q के बराबर दिया हुआ है। स्पष्ट तौर पर इस लाइन को पढ़ो, यहाँ पर pth टर्म की बात की जा रही है। किसी AP का जो pth टर्म है, पीवा टर्म है, वो आपका 1/q दिया हुआ है। हाँ भैया 1/q लिख लिए हैं। अगेन फिर बोला गया qth टर्म जो है आपका, qवा टर्म जो है 1/p है, अर्थात AQ आपको दिया हुआ है 1/p। आपको ये दो चीज पता है तो आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर सम की बात की जा रही है, हर एक टर्म को अच्छे तरीके से समझो, कहाँ पर सम बोला जा रहा, कहाँ पर टर्म की बात की जा रही है। कम से कम इसको पढ़ के नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में गलतियां होंगी। प्रश्न को पढ़ के एक बार समझ लो ना, उसके बाद गलती होने का संभावना बहुत कम रहता है। सिर्फ कैलकुलेशन में ही गलती हो सकता है, उसके बाद ऐसे वैसे गलती नहीं होने वाला। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्रूफ करना है आपको कि सम कहाँ का सम, फर्स्ट PQ टर्म का सम जो होगा, मतलब अगर हम जानते हैं फर्स्ट n टर्म्स के सम को SM से दिखाते हैं, या n की जगह पर बोला गया है PQ, अर्थात फर्स्ट PQ तक का जो टर्म का सम होगा वो बराबर है किसके बराबर, PQ + 1/2 इसके बराबर है। ये हमको दिखाना है, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, सिंपल सा इसका वैल्यू निकालना है, SPQ का वैल्यू निकालना है। SPQ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बोलोगे PQ/2 × 2a + PQ - 1 × d, अर्थात जहां जहां n था वहां पर हम लोग PQ पुट किए। SN का फॉर्मूला था ना n/2 × 2a + n - 1 × d, जहां पर n था वहां पर हम लोग PQ लगा दिए। ओके, अब क्या करें भैया जी, अब सिंपल सा इसमें हमको
आंसर में पी क्यू के टर्म में ही रखना है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ ए का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। तो ये दो टर्म से आप ए और डी निकाल सकते हो। तो निकालोगे आप पहले यहाँ पर सिंपल सा एपी का फॉर्मूला, यहाँ पर ए क्यू का फॉर्मूला सॉल्व करोगे और ए और डी का वैल्यू निकालोगे। जल्दी यहाँ तक पहुंचो, हम भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हो रहा है आपके लिए। जल्दी यहाँ तक पहुंचना है आपको। एस पी क्यू का फॉर्मूला पुट करना है, पी क्यू बटे 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा हम लिख लिए हैं, आपको ए और डी का वैल्यू निकालना है। जल्दी निकालोगे। ओके 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 भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, निकाल के जल्दी निकल गया होगा। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। जितना दूर बना होगा, एक लाइन आधा लाइन कुछ नहीं, कम से कम कुछ पढ़े तो होगे, वहां तक यहाँ वही मेरे लिए काफी है। लेकिन ध्यान कम से कम आपको अपना जरूर हल्का सा अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना है। यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन डेट लिखो ना सीधा। गिवन डेट दिया हुआ है कि गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ए पी दिया हुआ है 1/q के बराबर, और ए क्यू दिया हुआ है 1/p के बराबर। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर हो गया 1/q के। यहाँ पर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आपका बराबर हुआ 1/p के। आप ऊपर में लिख सकते हो फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d, वो आप लिख सकते हो। अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं पी क्यू के फॉर्म में है ना, यहाँ पी क्यू के फॉर्म में, और पी क्यू के फॉर्म में तभी आएगा जब भिन्न का यहाँ पर जोड़ या घटाव होगा, तब वहां पे एलसीएम मेरा पी क्यू के फॉर्म में आएगा। तो आपको 1/q और 1/p को बराबर की इस साइड ही रखना है, सोच के चलो, ठीक है। याद रखना, ऐसा हम लोग कैलकुलेशन करवाए हुए हैं, कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ हल्का हल्का चेंज होता है क्वेश्चन में, और वहीं पर आप खत्म हो जाओगे क्वेश्चन के बाहर से। अगर क्वेश्चन से डरना नहीं है ना, हर एक कैलकुलेशन को जो मैं कैलकुलेशन सिखाया हूं ना, उतना सा ही अच्छे तरीके से कर लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी आधार पर आप बना सकते हो। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए हर एक चीज, ठीक है। और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वैसे वैसे पढ़ाई करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। अगेन यहाँ देखोगे सिंपल सा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इस दोनों को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। चलो सब्ट्रैक्ट करते, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बटे 1/q, यहाँ पर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बटे इक्वल टू 1/p। यहाँ पर इसका चिन्ह चेंज किए, यहाँ तक पहुंचो और खुद कोशिश करो सॉल्व करने का। ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ से डी कॉमन ले लिए, यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ पर आपका p माइनस 1 बचा होगा, फिर यहाँ पर इसका चिन्ह आपका माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ q माइनस 1 बचा इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। अब इसके आगे कम से कम खुद से सॉल्व करो ना, मजा आ जाने वाला। ठीक, लो मैं रुका हूँ आपके लिए, हम आपके लिए रुके हुए हैं, जल्दी यहाँ तक पहुंचिए। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। अंदर में सॉल्व करना है, यहाँ आपका p माइनस 1, यहाँ माइनस q प्लस 1, ये 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर पी क्यू आपका आ गया, और ऊपर पे आपका q से इसमें डिवाइड किया, बचा p गुना 1, मेरा p हो गया माइनस, यहाँ पर आपका q हो गया। अर्थात इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो d इंटू पी माइनस क्यू यहाँ बचा, यहाँ पर p माइनस क्यू बटे पी क्यू रहा, इससे p माइनस क्यू, यहाँ पर p माइनस क्यू। हम चाहेंगे तो यहीं पर काट देंगे, लेकिन आपको समस्याएं आ सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं काटेंगे, वरना सीधा इसको यहाँ से काटते और इसका आंसर जो है 1/pq हो जाता। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। यहाँ पर ये गुना के रूप में है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो d बराबर p माइनस क्यू बटे पी की करते हैं pq हो गया, और ये मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ आकर के डिवाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/p माइनस क्यू के रूप में ये आ गया। हाँ भैया, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, और बचा सिर्फ आपका d का वैल्यू 1/pq। हाँ भैया ठीक है, हम लोग d का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/pq। यहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुंचिए, बिना देखे पहुंचोगे वो मेरे लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, हम बिना देखे ही वहां तक बनाएंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। अच्छा ठीक है, हम आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा विश्वास करेंगे, ज्यादा विश्वास नहीं करने वाले। अब यहाँ देखोगे आप, हम d का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमको a का वैल्यू निकालना है। अच्छा निकालते हैं ना, इसमें कौन सी समस्याएं हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट d इक्वल टू 1/pq। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप लिखोगे और इसमें d का वैल्यू आप पुट करोगे। अच्छा, हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, a इंटू ए प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 1/q। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लिए हम लोग। अब यहाँ सिंपल सा हम लोग d का वैल्यू पुट करने वाले, ठीक है। d का वैल्यू पुट करते हैं, 1/pq पुट कर लिए। अब यहाँ पर ये प्लस के रूप में है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस के रूप में हो जाएगा, और हम लोग का जो हमको निकालना था वो हम लोग निकाल लेंगे, a का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक में देखो,
1/q का 1/q, ये प्लस बराबर किस तरफ गया तो माइनस, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो वही टर्म हो गया, बटे पी क्यू। यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर सिंपल से हम लोग एलसीएम लेने वाले, पी क्यू एलसीएम लेते, इस क्यू से इसमें डिवाइड किए, बच गया आपके पास पी, पी का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आपका पी हुआ माइनस, फिर पी क्यू का पी क्यू में डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ तो वही टर्म आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए बराबर पी माइनस, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, पी का सिंबल माइनस और 1 का सिंबल प्लस, बटे पी क्यू। ओके ठीक है, इस पी से ये पी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा वो देखो, मेरा सिर्फ और सिर्फ बचा है ए का वैल्यू निकल गया, 1/pq निकल गया, ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। हमको निकालना क्या था, हमको एस पी क्यू निकालना था। यहाँ तक पहुँच जाओ, हम मिटाने वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक मिटाने वाले, जल्दी यहाँ तक पहुँचो और समझो क्या करना है। हम पूरे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ को समझोगे, ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई चीज़ ना हो जो आपकी समझ में ना आए। ठीक, यहाँ तक बनाओ, उम्मीद करते हैं खुद से ही बनाओगे, ठीक है, जो मैंने सिखाया उसको आप आधार मान के खुद से ही बनाओगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। देखो नाउ हमको निकालना क्या है, एस पी क्यू निकालना है, तो सिंपल सा पी क्यू बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, एन की जगह पी क्यू है तो यहाँ पर पी क्यू माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब a का वैल्यू और d का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले। a का मान कितना निकला है, 1/pq निकला है, हाँ भैया 1/pq निकल गया, तो 1/pq लिख लिया। ये तो बहुत ही आसान है, d का मान पुट करते 1/pq। लग रहा है मैथ की दुनिया में अच्छा खासा हम लोग विचरण मतलब टहल रहे, अब मजा आ रहा है ना। लास्ट लगता है लास्ट लेक्चर जो है ना कराना ही नहीं चाहिए हमें, 5 लेक्चर करवाएं छोड़ देना, हाँ हो गया आपका, हो गया सिलेबस कंप्लीट। यहाँ पर पी क्यू कर लिए, वरना हर एक लेक्चर इतना मजेदार है ना, पी क्यू से डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 हो गया, प्लस यहाँ पर पी क्यू का पी क्यू से डिवाइड सेम वही हुआ, 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ तो सेम वही टर्म उतार देना है, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस 1। समझो यहाँ पर 2 गुना 1, मेरा यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर पी क्यू माइनस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल सा ऊपर वाला टर्म आपका हूबहू उतर जाएगा। यहाँ पर 2 था 2 उतर गया, प्लस का प्लस, और यहाँ पर ये टर्म था तो वो टर्म आपका उतर गया। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कोष्ट में नहीं भी लिखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्लस में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है, जो भी चेंज होता है वो मेरा माइनस में चेंज होता है। लेकिन अगर कन्फ्यूज हुआ, आपको कन्फ्यूजन हुआ तो हम प्लस वाले में भी घेरेंगे, याद रखना। ओके ठीक है भैया, हम आपकी बात ही समझ रहे हैं भैया, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगेन यहाँ पर मेरा पी क्यू प्लस 1 हुआ बटे पी क्यू बचा। अब यहाँ पर समझोगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर ये मेरा कट रहा है, काट देंगे, मेरा बचा क्या, पी क्यू प्लस 1 बटे 2 बचा। जो हमको निकालना था वो हम लोग निकाल चुके, ठीक है, यही हमको प्रूव भी करना था। तो यहाँ तक जल्दी से बिना देखे पहुंच जाओ, हैंस जल्दी से यहाँ तक पहुंचोगे आप। हैंस एस पी क्यू बराबर पी क्यू प्लस 1 बटे 2। हल्दी हल्दी यहाँ तक पहुंचिए आप, मजा आ गया होगा। जरूर, बेहतर क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगेन 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर चाहेंगे ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको आगे भी पढ़ाई करना है ना, अभी सिर्फ एपी में नहीं रहना ना, आगे भी पढ़ना है ना, तो जितना पढ़ा दिया उतना ही करो आप। वैसे आप बोलोगे तो भैया और क्वेश्चन करवाइए तो और क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन तत्काल हम चाहते हैं बहुत कुछ पढ़ाना, ठीक है। अभी सोच रहे लाइंस भी पढ़ाएं, ट्रायंगल्स भी पढ़ाएं, ढेर सारा कुछ पढ़ाना है, अभी हम लोग को पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो मेहनत तो आपको ही करना होगा, ये ध्यान में रखना। आप यहाँ तक पहुँच गए होगे, बिल्कुल पहुँच गए, इसको मिटा ही देते हैं हम लोग। अब 3रा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3रा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेशो वाला सवाल अच्छे तरीके से देखना, जितना रेशो का सवाल आएगा ना थोड़ा उस पर विशेष रूप से ध्यान देना, वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। जैसे यहाँ रेशो का सवाल है और भी रेशो का सवाल होगा, जितना भी रेशो का सवाल बताया है ना उसको बेहतर तरीके से देख लेना है आपको, ठीक है। अगर एग्जामिनर का हार्ड क्वेश्चन पूछने का मन करेगा ना तो ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछेगा, मिटाना नहीं चला ना, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। आप जो सोचोगे हाँ मैथ में हर एक क्वेश्चन आपको आसान आसान मिलेगा, वो आप गलतफहमी है आपकी, ठीक है। यहाँ तक 3रा नंबर क्वेश्चन पर है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे आप। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 3रा नंबर क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लो और लिखने के बाद कम से कम एक बार जरूर प्रयास करो पढ़ने का, ठीक है। मैं ये बातें बोल बोल के मैं थक चुका हूँ,
ठीक है, आपको थकावट साफ दिख रही होंगे मेरे चेहरे पर। हाँ जी, यहाँ देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कम से कम। एक बार मेरी भैया क्या बोल रहे हैं आप, एक बार मेरी दृष्टि से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करोगे। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर रेशो की बात की जा रही है। चलो हम रेशो लिख लिए, रेशो लिख लिए। अब बोला जा रहा है 11th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 11th टर्म। लो यहाँ पर 11th टर्म लिख लिए। ओके भैया 11th टर्म और 18th टर्म, 18th टर्म। हाँ जी भैया ठीक है, इसका रेशो दिया हुआ है 2:3। यहाँ पर 2:3 आपको पता है, अर्थात यहाँ पर A11 और A18 इसका रेशो आपको पता है 2:3 है। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं A11/A18 इक्वल टू 2/3। हम तो डायरेक्ट यही लिखने वाले थे, लेकिन आपको समझाने के लिए विशेष तौर पर 2-3 लाइन लिखे हैं। अगेन देखो, फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ द, भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, टर्म दिया हुआ है, सम पूछा जा रहा है, ये तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या ही क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द रेशो ऑफ द, रेशो निकालना, फिर आपको रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, अर्थात S10। इस दोनों का आपको रेशो निकालना है, ये आपको निकालना है। अच्छा जी, ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बनाओगे खुद से, ये बता दो, जल्दी बोलो, खुद से बनाओगे या बताया जाए आपको, या प्रयास करोगे? जल्दी से बोलना है आपको, क्या करना है क्या ही नहीं करना है, जल्दी बताओगे आप। भैया सुनिए ना एक बात, क्या सुनाइए एक बात, हम इसको सॉल्व किए लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लिए, उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करने के बाद सिंपल सा देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है क्या रिजल्ट नहीं आ रहा। आपका ए और डी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन आएगा ही आएगा। आराम से ए और डी का रिलेशन निकालोगे। ए और डी रिलेशन निकालने के बाद वहां पर वैल्यू पुट कर दोगे और आपका S5 और S10 का काम हो जाने वाला। ठीक, अब देखो कैसे बनाते क्या बनाते उसको समझने का प्रयास करोगे। मैं आपको हिंट से देता हूँ तनिक, नहीं आप खुद प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पहले प्रयास कर लो आप, वीडियो रोकने की मैं इसमें दे रहा हूँ, ऐसा नहीं भैया 3 सेकंड मेरा बन जाएगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। वीडियो रोको और प्रयास करो। A11 का वैल्यू पुट करोगे A+10D और A18 का वैल्यू पुट करोगे A+17D। जहां तक पहुंच पाओगे वहां तक जरूर पहुंचना है अपने मन से। ठीक है, भले ही आपको यहाँ सॉल्यूशन मैं कर दूं, लेकिन कम से कम आपको प्रयास जरूर करना है। ठीक, देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे और क्या कहा जा रहा है इसको समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि गिवन डेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 11th टर्म और 18th टर्म, इसका आपको रेशो दिया हुआ है। 11th टर्म और 18th टर्म का रिलेशन दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। हाँ भैया ये हमको दिया हुआ है, हमको ये बताना है। ठीक, ये बताना है। अब नीचे वाला टर्म हटा दिया, समझना है आपको। अब यहाँ पर सिंपल सा A11 का वैल्यू पुट करेंगे A+10D और A18 का A+17D इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर S5 और S10 का रेशो निकालना है। मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, S5 का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा 5/2 इंटू 2A प्लस 5 - 1 अर्थात 4D हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 2A प्लस यहाँ पर आपका 9D हुआ। ठीक, अच्छी बात है। ऊपर 2 कॉमन लोगे A+2D बचेगा, नीचे में कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5/2 यहाँ आपका 5 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1/2 बचा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 2A + 4D बटे 4, नहीं काम करते हैं, ऊपर से आपका 2 कट कैंसिल आउट कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। अगर हम बोलेंगे S5 और S10 का रेशो के साथ आप एक पुख्ता एक ऐसा एक टर्म लाओ जो आप उसको देख करके आसानी से यहाँ सॉल्व, वैसे मुझे पता है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A और D में कुछ रिलेशन निकल जाएगा, आराम से यहाँ पुट कर देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं आप S5 और S10 जहां तक संभव होगा वहां तक आप रफ में निकाल के देख लो कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है। उससे क्या होगा, कुछ आपके लिए आसान हो जाने वाला, समझना आसान हो जाने वाला। देखो यहाँ पर ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा कितना होगा, 2 कॉमन लेंगे और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा यहाँ पर A बचेगा और 2D बचेगा, नीचे मेरा 2A + 9D रहेगा। अच्छा, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2A कॉमन लेंगे तो मेरा यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ 3 से मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आराम से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। करोगे इस लाइन को, इसके आगे के लाइन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। करोगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A +
34D, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3A प्लस आपका 30D हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अगेन एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेते आते हैं। यहाँ पर 2A प्लस 34D था, यहाँ पर माइनस 3A हो गया और यहाँ पर माइनस 30D हो गया इक्वल टू 0। ये लाइन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पर ये 2A और ये 3A आपस में सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, आपका -A बचेगा। यहाँ पर आपका 34D और -30D है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 4D रहेगा। अच्छा, पहले यहाँ तक आप आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो इतना आसान सॉल्व था, हम सोचे थे थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इसके आगे अगर सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है ना, आप बेवजह जो है इसका लास्ट लेक्चर कर रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ से आपका a का वैल्यू 4D के बराबर हो गया। अब a का मान यहाँ 4D, यहाँ पर 4D पुट करोगे, d को कॉमन लोगे, खत्म करोगे और रेशो निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। हो गया, कर लिए होगे, अंतिम तक सॉल्व हो गया आपसे। अंतिम तक सॉल्व चाहिए हमको, वो छोटी होता है ना झूठा ख्वाहिश कि हाँ मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब हम एग्जाम में जो सवाल आएगा बना सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता अभी आपके अंदर आया होगा जब तक आप इसको 2 बार कम से या 1 बार पूरा का पूरा सवाल को नहीं बनाओगे। ठीक है, और मुझे आपके अंदर मेहनत की कमी दिखती है। जो कहना है वास्तव में आपके सामने कह ही देता हूँ, आपके मुखारबिंद के ऊपर। हाँ जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बोल देना, मैं और ज़्यादा कहूँगा। ठीक है, यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर a का वैल्यू -a को बराबर उस तरफ भेजे तो +a में कन्वर्ट हो गया, a बराबर मेरा 4D हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पर जो है नाउ S5 और S10 का रेशो निकालने वाले, अर्थात S5 बटे S10 का वैल्यू निकालने वाले। S5 कितना निकला, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। भैया अभी तुरंत किए हैं, फिर से काहे कीजिएगा, वहां पर सॉल्व किए ना, क्योंकि पता चल गया होगा आपको। यहाँ तक आ गए, आराम से हम a = 4D पुट कर देंगे। a का मान 4D पुट करो, कितना होगा, a की जगह 4D पुट कर रहे हैं प्लस 2D। अगेन a की जगह 4D पुट करेंगे, 4 दूनी 8, 8D। भैया आधा इंग्लिश आधा हिंदी सब चलता है मेरे राज्य में। ठीक है, यहाँ पर 9D। ओके, बिल्कुल सही। कहीं कोई समस्या? अरे समस्या क्या होता है, हमारे यहाँ समस्या ना चलता है। अगेन ऊपर से 4D प्लस 2D मेरा 6D हो गया, नीचे में 17D हो गया, D से D कैंसिल आउट, बच गया 6/17। यही आपका रेशो निकल गया। इसका रेशो निकला, S5 और S10 का रेशो निकला, जो हमको निकालना था यही निकालना था। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, मजा आ गया होगा, बहुत मजा आया होगा। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आया ही होगा। अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन करने वाले। वैसे क्वेश्चन ढेर सारा है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि और 2-3 लेक्चर पढ़ाएं। ठीक है, मजा, और हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, आप खुद देख रहे हो, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ नया आप सीखते जा रहे हो। हमारे पास समय होता है ना, तो बिलीव करो काफ़ी कुछ सीखते हैं हम लोग, काफ़ी कुछ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना समय है हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक सिखाएंगे। ओके, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, ओके, हम वीडियो रोक रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम सोच रहे हैं इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेशन आपका क्लियर कर दें। एक बार ट्रांसलेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर अगला जो हम लोग पढ़ाएंगे ना, कुछ शायद लाइन से स्टार्ट कर देते हैं, उसका अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन पहले करवा देते हैं। वैसे लाइन्स हम आपको पढ़ाए हुए हैं, फिर भी लाइन्स हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अभी आपका सिर्फ लाइन्स बेसिक तौर पर क्लियर हुआ है, जो बेहतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और लाइन्स पढ़ाने के बाद आपको एक काम करना है, हम जो है ना अब लाइन्स में जो रिवीजन चलता है स्टार्टिंग का, उसमें केमिस्ट्री का कुछ रिवीजन करवाने वाले। ठीक है, उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे, कुछ जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो, वो सोच रहे हैं रिवीजन में आपका वो करवा दे। ठीक है, और सुन लो, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है हाँ कि 1 घंटे की पढ़ाई में आप मैथ भी क्लियर कर लोगे और केमिस्ट्री भी क्लियर कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है सिर्फ ओवरऑल सिर्फ हम एक लेक्चर कर दिए वो टॉपिक क्लियर, उससे टॉपिक क्लियर नहीं होता। याद रखना, अगर अच्छे तरीके से आपको टॉपिक क्लियर करना है, कम से कम आपको 15 से 15 घंटा तो उस टॉपिक पर पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 15 घंटा। उससे 15 घंटा का मतलब 15 लेक्चर। अगर सोच रहे हो एक लेक्चर में काम कंप्लीट कर देंगे तो काम होगा कैसा होगा, हल्का शुरू चलते रहेगा, और चैप्टर जो है होगा क्या, कुछ क्वेश्चन बनेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतना पढ़ाने के बाद भी मुझे लगता है ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा है
जो अगर आप ठीक से नहीं पढ़े होगे, इग्नोर करते हो पढ़े होगे, रहने देते हैं ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा छाप लेते हैं ना, अपने मन से नहीं बनाते हैं ना, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है भैया, लिखिए और कॉपी में उतार लेते हैं ना भैया, बुले बनाने के लिए, अरे कौन बनाता है भैया, देखत कहाँ है उतना। अगर ये सोच करके बनाओगे समस्याएं आएंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी, याद रखना, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन उतारते हैं और ठीक क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन लिखने से पहले देख लो हमारे सिलेबस का क्या हाल चाल चल रहा, ठीक है, देखो ध्यान से। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, अपने आप को हम लोग साइलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टोटल 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मात्र इस 4 टॉपिक को ही क्लियर कर पाए और एपी का हाफ हम लोग क्लियर किए हुए हैं और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस अक्टूबर का मात्र हम लोग के पास जो है टोटल 5 डेज बचा हुआ होगा और टोटल नवंबर जाओगे 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज और जनवरी में 31 डेज, टोटल काउंट कर रहे हैं हम लोग का 97 डेज हम लोग के पास हो रहा है। क्योंकि हम लोग फरवरी में पढ़ाई नहीं करेंगे, फरवरी मतलब वो एग्जाम का मंथ होता है, ये समझ के चलना। अब यहाँ पर ये 7 डेज तो आपका चल जाएगा छठ पूजा और दिवाली काली पूजा, इसमें बच गया हम लोग के पास 90 डेज, ठीक है। अब 90 डेज है, हर एक टॉपिक को क्लियर करने में हमारे पास जो है हम लोग 15 लेक्चर कम से कम लेने वाले, तो यहाँ से हम लोग मात्र 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप बोलोगे भैया 15 लेक्चर, क्योंकि हम लोग सरफेस एरियाज यानी वॉल्यूम्स पढ़ने ही वाले हैं अभी, मतलब बहुत बेहतर टॉपिक हमारे पास अभी मौजूद है, ठीक है। अच्छे ढंग से एग्जाम के लेवल का पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय देना ही होगा, मतलब 15 लेक्चर आपको करना होगा। अब यहाँ से हम अगर हर दिन अगर 1 लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको उस अनुसार पढ़ाई करना है, अपने अंदर एनर्जी और इंक्रीज करना होगा और नए जज्बे के साथ जो है कुछ इस प्रकार पढ़ाई करना है, ये 90 लेक्चर आपका 120 में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना तब ही आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। तो अपने अंदर जो भी एनर्जी है ना उसको वापस लगाओ, बाकी आपको कोशिश करना है हम लोग 120 लेक्चर तक पहुंचे, किसी भी हालत में मेरा 120 लेक्चर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ दोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को इतनी तेजी से आप इंक्रीज करोगे, हमने और आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग की पढ़ाई और दुगनी रफ्तार में होने वाली और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैथ का बात है, हम लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे पढ़ने से पहले नए एनर्जी के साथ लग जाना है, ओके। चलो मिलते हैं पढ़ाई में। हम लोग जो है क्वेश्चन लिख चुके हैं, सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ सब कुछ दिख रहा है। अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आज आपका जो है ना 4 नवंबर हो चुका है, ध्यान में रखना 4 नवंबर आज हो चुका है। कितना डेट है इतनी देखने दो हमको, देखन दो। अरे 5 नवंबर हो गया आज, पता पढ़ाते जो है ना कब 5 नवंबर बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा बात है, ठीक। एक गति रुकोगे आप, थोड़ा देर रुकोगे थोड़ा सा। ठीक है भैया क्या कर रहे हैं, ध्यान दोगे आप। हाँ कहाँ थे हम लोग? आज 5 नवंबर हो गया, बताओ। वैसे आज मेरी बहन का बर्थडे है, ठीक है। चलो वैसे वही थोड़ा देख रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, हाँ ठीक। कुछ तो लिखिए नहीं, अच्छा ध्यान दो, ठीक। हाँ कहाँ थे, बहुत अच्छा याद भी आ गया डेट के साथ साथ। कहाँ थे हम लोग? आज 5 नवंबर हो गया। हम लोग 11 नवंबर बोले थे ना? नहीं, 11 नवंबर तक में 65 लेक्चर इम्पॉसिबल लग रहा है, मेरे लिए भी लग रहा है, बिकॉज छठ पूजा सब आने वाला। हम पूरा प्रयास करेंगे कम से कम 60 लेक्चर तक जरूर पहुंच जाए। देख लो, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आज ये क्लास लगता है 2 घंटे से ऊपर चल जाने वाला। कोई बात नहीं, आज जाएगा पूरा चीज़ पढ़ाएंगे एपी में, एपी पूरा कंप्लीट करके ही आज क्लास खत्म करना है, याद रखना है, ठीक है। कोशिश करना है 60 लेक्चर कम से कम पहुंच जाए हम लोग। और जिस तरह हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। आपको मतलब आप जो मैं सोच रहा हूँ जिस लेवल का आप पढ़ाई करोगे नहीं हो पा रहा है आपसे। कोशिश करो अच्छे ढंग से जल्दी कंप्लीट करने का सारा सिलेबस। और आप जो है 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो ना, 7 क्वेश्चन कुछ हो या ना हो 7 क्वेश्चन, और आपको वो जो 5 लाइन आप याद करते हो वो आप याद करते रहोगे। और नोटबुक साथ में तीसरा काम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया नोटबुक, क्योंकि आपका नोटबुक ही क्लियर नहीं है, क्या याद करोगे आप?
पहले नोटबुक क्लियर रहेगा तब ना। कम से कम डेली 1 पेज ही नोटबुक बनाया करो, डेली 1 पेज। खरगोश का चाल नहीं, कछुए का चाल ही चलो, लेकिन डेली काम करना है उतना, ठीक है। इतना सा काम आपको डेली करना होगा, ओके। और हम उम्मीद करते हैं कि 5, 6, 5, 11 और मेरा 60 लेक्चर पहुंच जाएगा, ठीक है। 55 है ना, आराम से 6 लेक्चर करें, उससे ज़्यादा ही 61 लेक्चर हो जाएगा। ऐसा हुआ किसी दिन 2 लेक्चर कर देंगे तो काम खत्म, ठीक है। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, समझना है। इस 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला इस लेक्चर का, ठीक है। अरिथमेटिक खत्म, उसके बाद घर से बनाने के लिए क्वेश्चन देंगे, देखेंगे मैंने जो पढ़ाया है क्या बनता है नहीं बनता है। एक क्वेश्चन जरूर देंगे बनाने के लिए, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे आप, समझोगे। पहला क्वेश्चन हम सिर्फ समझा देते हैं आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देखोगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। हाँ जी, भैया फर्स्ट टर्म जो है एपी का 3 दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अगेन द लास्ट टर्म, इसको हम समझाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या है, फर्स्ट टर्म एपी का 3 दिया हुआ है, लास्ट टर्म में जो है आपका 83 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, मतलब एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 903 दिया हुआ है। आपको क्या क्या बताना, एन का वैल्यू बताना है और डी का वैल्यू बताना है, बनाओगे ना, ये बहुत आसान है। ये एस एन दिया हुआ है 903, आराम से इसको सॉल्व करोगे। एन का वैल्यू बता देना है आपका, n/2 इंटू 2a अर्थात 6 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी का मान यहाँ 83 हो गया, डी का मान 83। लास्ट टर्म है ना, देखो लास्ट टर्म मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एल का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम फॉर्मूला पुट करने, हम लोग यहाँ फॉर्मूला पुट करने वाले n/2 इंटू a प्लस एल। ए का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, एल का वैल्यू 83 हो गया, इसको सॉल्व किया 903, यहाँ पर n/2 इंटू 903/86 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 4 3 नहीं 2 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 2 4 2 से 43 हो गया, हाँ भैया ठीक है। फिर आपका जो है 4 दूनी 8 2 1, ठीक है। 21 बार में खाएगा, 4 दूनी 8, देखते हैं 4 3, ठीक है। 21 बार में खा रहा है, 21 बार में खा लिया, ठीक है। एन का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया, 21 निकल गया, एन का वैल्यू 21 निकला, एन का वैल्यू 21 निकल गया, ठीक है। ए प्लस एल, यहाँ से एन का वैल्यू 21 निकल गया। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, इसमें जो है एन का वैल्यू हम लोग पुट कर देने के लिए, एन का वैल्यू पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू 83 हो गया। खुद से बनाओगे, हम क्यों बता रहे हैं, आराम से। ए एन बराबर कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 83। एन का वैल्यू यहाँ पर 21 निकल चुका है, ए प्लस 20 डी इक्वल टू 83। ए का मान यहाँ 3 है, 3 पुट करोगे, 3 उधर जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर डी का वैल्यू आपका 4 निकल जाने वाला। इसको आप बनाओगे, बनेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। थोड़ा लगता है कुछ ज़्यादा देर से पढ़ा रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, थोड़ा लेजीपन आ गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, लेजीपन हो गया है तो कोई नहीं, आप इसको क्लियर करोगे। मुझे पता है अब आप बोर हो चुके हो पढ़ के, इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हो, करते जा रहे हो, बोर फील हो रहा होगा, भैया छोड़ देते हैं ना, आज बाद में करेंगे। ऐसा मत सोचो, इसको कंप्लीट करेंगे तो करेंगे, आज इसको कंप्लीट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, नए उम्मीद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नए उमंग के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से इसको समझोगे, हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। इसको बनाने का 2 तरीका है, हम एक है आसान तरीका, एक है थोड़ा सा अच्छा तरीका। तो हम आसान तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। वरना एक और तरीका, इसमें हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, बीच वाले टर्म को n मानेंगे और जिस तरह हम लोग राइट साइड चलेंगे वहाँ n+1 n+2 इस प्रकार मानते हुए चलेंगे, लेफ्ट साइड n-1 n-2 इस प्रकार मानते हुए चलेंगे, और हमको टोटल 37 टर्म्स पुराना होता और इस प्रकार इसको बनाते, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इस तरीके से भी नहीं बनाने वाले, ठीक है। ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से भी आपको नहीं बताएंगे। हम उम्मीद करेंगे अगर समझ में नहीं आएगा आसान तरीका, तब हम इस तरीके से आपको बताने वाले। यहाँ देखो, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको कहा गया है कोई एपी है जिसमें 37 टर्म्स है। अच्छा रुको, हम पहले क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद ही बताएंगे। मतलब आपको कोई एपी दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कोई एपी है, हाँ भैया कोई एपी है जिसमें 37 टर्म है, अर्थात इसमें A1 है, A2 है, A3 है। अच्छे से लिखो। इस तरह करते हुए मेरे पास टोटल 37 टर्म है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हाँ भैया समझ रहे हैं। अगेन यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स। इसका मिडल टर्म कौन होने वाला, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर टोटल 5 फिंगर है, इसका मिडल फिंगर कौन सा होने वाला। क्या भैया बोल रहे हैं, अर्थात टोटल 5 फिंगर, 5 पे आप 1 जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका टोटल 3 निकलने वाला। ये तीसरा फिंगर जो इसका मिडल फिंगर होने वाला। हाँ भैया जी, हाँ बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन दिखाइएगा मत। अगेन देखो यहाँ पर, समझो यहाँ से,
हम यहाँ चल जाते हैं, हमको इसका मिडिल टर्म निकालना है। हाँ जी, तो मिडिल टर्म निकालते हैं, मिडिल टर्म निकालते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? टोटल टर्म कितना है? 37 ना। हाँ भैया 37 है। इसमें 1 ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए। हम लोग कितना निकल गया भैया? हम लोग का 19 निकल गया। अच्छा, अर्थात इसका 19th टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होने वाला। ये तो समझ में आ गया हम लोग को। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया हमारे प्रश्न में कि द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स कितना दिया हुआ है? 225 दिया हुआ है। हियर यहाँ हमारे प्रश्न में कहा गया है, नाउ देखिए ही लिखो क्या कहा गया है। द सम ऑफ the three middle most terms कितना है? 225। अब बीच वाला मिडिल टर्म्स कितना होगा भैया? 19th है ना, 19th लिख लिए। मतलब जो ऐसा 3 टर्म लेना है जो पूरा का पूरा बीच का ही होना चाहिए। तो 19th के इधर एक टर्म ले लेंगे और 19th के उस साइड का एक टर्म ले लेंगे, अर्थात A18 ले लिए और A20 ले लिए। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। और इस सबको सम करना है, जोड़ना है सबको, तो जोड़ेंगे। तो इधर से A20 ले लिए, इधर से A18 ले लिए, सबको जोड़ दिए, हम लोग का निकल गया 225। ये हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछना है भैया समझ में ना आया, जल्दी पूछो। चलिए बोलो, समझ में आया? यहीं पे गलतियां होती क्या है, काफी लोग सम, हाँ सम है तो एस का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। यहाँ उस टर्म को सम करना है, मिडिल मोस्ट टर्म्स को सम करना है, ना कि एस का फॉर्मूला लगाना। हम काफी लोग का देखें यहाँ पे गलती होते हुए, आप यहाँ गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर A18, A19 और A20 अर्थात 19th टर्म इसका जो है, 19th टर्म जो है इसका मिडिल टर्म है, उसके अगल बगल का एक एक टर्म ले लेंगे तो मिडिल मोस्ट टर्म हो गया 3 टर्म, ठीक है। अर्थात A18, A19, A20 होने वाला। ठीक, मेरे ख्याल से समझ रहे हो आप। जैसे यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। हम बोलेंगे इसका बीच का 3 टर्म बताओ, तो पहला ये बीच टर्म है, इधर से एक टर्म ले लेंगे, इधर से एक टर्म ले लेंगे। बीच का जो टर्म होगा ये तीनों होने वाला, ऐसे समझना है। हम वही फंडा वहां पर उपयोग किए हुए हैं भैया। हाँ भैया, समझ में आ रहा है हमें। अगेन ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अगेन फिर बोला गया है, अगेन क्या बोला गया है? द लास्ट 3 टर्म्स तो लिखेंगे अगेन, हाँ द लास्ट 3 टर्म्स। अच्छे से लिखना, क्या करते हो, कैसे पढ़ेगा तू? हाँ, द लास्ट 3 टर्म्स कितना है? 429 है ना। तो लास्ट टर्म क्या है? 837। पीछे चलो, 836 हो गया और पीछे 835, इस सब को जोड़ेंगे तो 429 हो रही है। अब इस दोनों को सॉल्व करो, ए और डी का वैल्यू निकालो और ए पी ज्ञात करो। भैया हमसे सॉल्व ना होगा, हम छोड़ रहे हैं ये सब। अच्छा ठीक है, हम भी छोड़ रहे हैं, चल अब इसको बताना ही नहीं है। आपको खुद बताना है। आज हम कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब जो है ना, आपको डराने के लिए हंस रहे हैं। देखो इसको बनाओगे पहले खुद से, हम आपके कैलकुलेशन को देखना चाहते हैं। जल्दी से रुकत है, हम जो सोच रहे हो ना इतने आसानी से आपको इस चैप्टर से छुटकारा दे देंगे, तो वो आप गलत फहमी में जी रहे हो। हाँ जी, और गलत फैमिली सबके लिए हानिकारक ही होता, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, क्या ही करना है वो समझना है आपको। अब हम क्या कर सकते हैं भैया? सॉल्व करेंगे हम, बस यूं ही स्पीडली सॉल्व कर रहे हैं। आपको हर एक टर्म को अच्छे तरीके से डिनोट करते हुए सम करना है। ओके भैया, अब देखते हैं 9 × 2a, ठीक है, 2a + n-1 17b। बताओ गलती कहाँ की, जल्दी बताओ। इतना सब कैलकुलेशन करके बताओ गलती कहाँ की है? यहाँ पर गलती की है, ये पूरा लाइन में गलती की है। बताओ गलती कहाँ हुआ? इसको यहाँ कैसे ट्रांसफर हुआ वो समझने का प्रयास करोगे, जल्दी से। एक काम करेंगे, बीच का हम कट कर देंगे, ठीक है। जितना ये कैलकुलेशन किया ना, बीच का हम कट कर देने वाले। कट करने में समय लग जाएगा ना, छोड़ दें क्या? नहीं कट कर देंगे, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। वो बीच का हम पोर्शन कट कर देने वाले। और जितना जो हम ये कैलकुलेशन किए थे ना, सिंपल सा A18 का फॉर्मूला पुट करना था। अब हम S18 का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट करते हुए पूरा कैलकुलेशन कर डालें। बताओ, जो हम आपको बोलते ये गलती ना करना, वो गलती हम करके की है। मजा आ गया भैया को ना, भैया को बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, इतना कैलकुलेशन किया, बहुत मजा आया। कम से कम जो है ना 5 मिनट से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बताओ, पूरा कैलकुलेशन कर दिए थे, तब चला पता रहे ये क्या हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कैलकुलेशन होता है, मस्ती से कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, देख रहे हैं कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो A18 A19 A20 इसका फॉर्मूला पुट करना था हम लोग को, हम भी क्या करते रहते हैं। हाँ हद है, हद है। A+17D होगा, इतना आसान, और हम जो है इसको इतना हार्ड लेके चले गए, मत पूछो। अब मुझे क्या कहूँ मैं आपको। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर 3A प्लस 17 18 19 कितना था, 57 था ना, हमको याद हो गया नंबर, बताओ। अब इसमें आपको 3 कॉमन लेना है और 3 उधर डिवाइड हो जाएगा। A प्लस 3 एकम 3, अच्छा 19, A+19 इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर 75, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे। अगेन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, A+34D, फिर यहाँ A+35D, इसको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। भैया के शरण में नहीं आओगे, देख रहे हो आज भैया मात्र एक गलती के पूरे के पूरे लेक्चर में, ठीक, मजा आ गया। वो भी ऐसा गलती की जिससे भैया परेशान हो गए थे। पता था सवाल कुछ नहीं, सिंपल सा, हम आसान सवाल को इतना मुश्किल कर दिए, क्या कहोगे आप। इस सबको जोड़ने के बाद कितना हुआ था, 5 4 9 9 6 15 5 1 3 3 6 3 9 1 10 105 हुआ था। हाँ जी 4 2 9, आराम से 3 डिवाइड करेंगे, यहाँ डी था डी कर दिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 35D इक्वल टू 143, ठीक है 143 हो गया। हाँ भैया इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड दिख रहा है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आप सॉल्व करोगे और प्यारा सा रिजल्ट आपका A और D का आने वाला, ठीक है। A और D का बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आएगा, वो देखोगे क्या है क्या नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व करोगे A और D का रिजल्ट देख करके। हाँ भैया ठीक है, कर लेंगे हम सॉल्व, छोड़ दें भैया, ना ही जल्दी सॉल्व कीजिए आप भी, ठीक है। यहाँ देख लो एक बार, एक ठीक, अगेन देखो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन सेकंड यहाँ है, लिख लेते हैं A+35D इक्वल टू 143, अगेन फिर क्या A+19D इक्वल टू कितना 75, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये खत्म। यहाँ से D का वैल्यू आपका 20 10 30 आपका यहाँ पर निकल गया, कितना निकल गया 16 निकल गया, 16D, ठीक। अगेन 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 यहाँ पर घटाओगे आप, कितना हो जाएगा, ठीक। फिर से हम चेक कर लेते हैं आपको, हाँ 51 और यहाँ से हो गया, यहाँ पर गलती है लगता है, 17 18 और 19 जोड़ो, कितना हो जाए 54 था ना, अपने मन से 57 लिखे थे ना। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस, भैया को ओवर कॉन्फिडेंस, देखो कहाँ कहाँ गलती होता है, ठीक है। आज हद अंतिम अंतिम जो आपको परेशान, पिछले बार भी अंतिम अंतिम परेशान किए थे, यहाँ पर भी अंतिम अंतिम परेशान करके रख दिए। 54 यहाँ हुआ, यहाँ पर आपका हो गया 18D, हाँ जी यहाँ 18 हो जाएगा, हाँ ठीक, यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, ठीक, यहाँ आपका 4 निकल जाएगा। देख रहे हो गलतियां कितनी सारी हो रही है। हम बोले कि अंतिम है, ये चैप्टर हमसे नाराज हो गए। अरे अंतिम मतलब ये नहीं होता आपको छोड़ देंगे, आपको रिवीजन करवाते रहेंगे, हमसे नाराज ना होइए, ठीक है। अंतिम अंतिम आप जो है क्या कहते हैं, मतलब शुभारंभ जो है बहुत प्यारा होता, और अंत में जो है ऐसा ऐसा कैलकुलेशन हमसे होता है जो हम ही को देख करके दया आता है अपने ऊपर, हम क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ जी हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, पिछले बार इतना जोड़े हैं इतना ही होगा, बिना जोड़े लिख दिए थे, ठीक है। भैया जी ऐसा नहीं करना है आपको, एक डी का वैल्यू 4 पुट करना है, किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मजा आ रहा है भैया, ना मजा ना आ रहा है, मजा ना आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डी का वैल्यू 4 पुट करते हैं, A+18 इंटू 4 इक्वल टू 75, यहाँ पर A+72 इक्वल टू 75, यहाँ से A का वैल्यू निकल गया 3, ठीक है। अब आराम से AP निकालोगे, हैंड AP लिख दे, क्या क्वेश्चन मिटा और लिखो, यहाँ पे AP निकालना है, अपने मन से AP लिख देते ना, आप चाहे इतना करना, देखो यहाँ हैंड से AP क्या हो जाएगा, AP पहला टर्म 3 में 4 जोड़ो 7 ये 11, इस तरह आपका टर्म चलते रहेगा, यही आपको निकालना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन देने वाले थे ना, क्वेश्चन देंगे तब ये चैप्टर अंतिम होगा, कहीं ये 2 घंटे का लेक्चर तो ना हो गया, पता नहीं, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक। हाँ जी ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन को लिख लो और प्रयास करोगे बनाने का,
और आज आपका अरिथमेटिक का ये पोर्शन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये पोर्शन समाप्त हुआ यहाँ पर। ओके, अब मिलते हैं नए चैप्टर नए उमंग के साथ। ठीक है, हर चैप्टर का स्टार्टिंग जो है आपको बहुत मज़ा आता पढ़ने में, अंत आते आते पता नहीं क्या होता। कोई नहीं, आप जो है ना, देखो जिस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, मेरा वो दायित्व बनता, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया 2016 में पूछा गया है, तो मेरा दायित्व बनता है आपको वो सब बताना। तो हम तो अपना दायित्व पूरा करेंगे ही करेंगे, और अपने गति को थोड़ा स्पीड करो, वरना हम अपने टॉपिक जितना पढ़ाना है उसको कम कर देंगे। ठीक है, वार्निंग आपको मैं दे दिया हूँ, इसको ध्यान में रखोगे आप। ओके, आज इतना ही रखते, इसको अच्छे से क्वेश्चन को देखो। उम्मीद करेंगे जितना हम लोग पढ़ लिए, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आप ये बता पाओगे इसमें ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, सिर्फ वो लिख लोगे ना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लैंग्वेज पे सिर्फ ध्यान देना है, समझने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। इसमें आखिर ए का वैल्यू क्या है, क्या वो 8 है, क्या डी का वैल्यू क्या है, क्या वो 4 मंथ है, सब बता रहे हैं भैया जी, बहुत गलत कर रहे हैं, आप ये विचार करोगे। ठीक है, आज इतना ही रखते, क्वेश्चन को पढ़ो, लिखो, अच्छे तरीके से समझो, कहीं कोई समस्या होगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। ओके, ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।